नमस्कार साथियों, मैं कनेश गरिया आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। उत्तराखंड के एक नए टॉपिक उत्तराखंड की जनजातियों को लेके। साथियों, जो उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं, इस टॉपिक से हमारे उत्तराखंड समूहों में संभवतः बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी संबंध में मैं आपको आज उत्तराखंड की जनजातियों के संबंध में कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ उत्तराखंड के जनजातियों का जो सामान्य जानकारी है। जो सामान्य जानकारी है साथियों, सामान्य जानकारी यह है कि भारतीय संविधान के भाग 16, जो भारतीय संविधान है इसके भाग 16 के अंतर्गत क्या किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं साथियों। वो प्रावधान क्या है कि जो हमारे जाति, अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो है कैसे उनका निर्धारण किया जाएगा, इस संबंध में कुछ अनुच्छेदों को दिया गया है। तो इसके संबंध में 2 अनुच्छेद हैं साथियों। एक अनुच्छेद है साथियों आपका 341 और दूसरा अनुच्छेद है 342। तो साथियों, जो 341 है, 341 अनुच्छेद के तहत हम अनुसूचित जातियों का निर्धारण करते हैं। मतलब भारत में अनुसूचित जाति, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भारत में अनुसूचित जातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो हम बोलेंगे क्या 341 साथियों। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है वो है अनुसूचित जनजाति। तो इसी के साथ पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो वो रखा गया है साथियों 342। और किस भाग के अंतर्गत पूछता है, तो भाग है भाग 16। और भाग 16 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां भी रखी गई है, अनुसूचित जातियां भी रखी गई हैं। तो साथियों, ये दोनों चीज़ आपको याद करने की यहाँ पे आवश्यकता है। और हम थोड़ा सा इसके बृहद रूप में जाएं। अब हम जाते हैं कि आखिरकार इन अनुसूचित जातियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, क्योंकि अनुसूचित जातियाँ कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी इसके अंतर्गत आएंगी, चाहे वो अनुसूचित हो या वह अनुसूचित जनजातियाँ हो या अनुसूचित जातियाँ हो, दोनों के लिए एक ही प्रावधान है। वह प्रावधान क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के द्वारा एक लोक अधिसूचना के द्वारा इन जनजातियों का निर्धारण किया जाता है साथियों। कैसे किया जाता है? जो हमारे भारत संघ के जो के हैं राष्ट्रपति हैं, वो क्या करते हैं, हमारे राज्यों के जो राज्यपालों से क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। मतलब उनसे जानकारियां लेते हैं कि उनके संघ क्षेत्र में, मतलब उस राज्य के उस भाग में, मतलब जिस भाग में या उस राज्य में बोल सकते हैं, जिस राज्य में वह राज्यपाल क्या हैं उस क्षेत्र में कौन सी ऐसी जातियां हैं जो क्या है अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखी जाने योग्य है या अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखी जाने योग्य है। इनका ब्यौरा क्या मांगा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल से मांगा जाता है। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही इन किन्हीं जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर रखने के लिए क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो इसलिए तो तब क्या रखा जाता है, उस जाति को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी बोल सकते हैं कि जब भारत संघ और उसका संघ क्षेत्र किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत
रखने के लिए सहमत हो जाता है, तब क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक लोक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके बाद उन जातियों को क्या समझा जाता है, अनुसूचित जाति व जनजाति समझा जाता है। अब हम स्पेसिफिक जाते हैं अनुसूचित जनजातियों में। तो साथियों, यदि हम अनुसूचित जनजातियों के में स्पेसिफिक जाए तो अनुसूचित जनजातियों के विषय में जो हमारे एक मशहूर क्या थे, समाजशास्त्री थे, कौन थे, मजूमदार। यदि आपने इनका नाम सुना होगा, यदि किसी का समाजशास्त्र विषय से ताल्लुक़ रहा हो तो आपने इनका नाम सुना होगा कि मजूमदार जो हमारे मशहूर क्या थे, समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जनजाति परिवार समूह एक ही भूभाग में निवास करता है और एक ही भाषा बोलता है और एक ही व्यवसाय आदि मामलों में विशिष्ट प्रकार के निषेधों को मानता है और यह कष्ट सहिष्णु मानव समूह परंपरागत के संस्कृति का पोषक होता है। अर्थात जो हमारे यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, वो जनजातियाँ क्या करती हैं, लगभग एक ही भूभाग में रहती हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में रहती हैं। बाकी जो जनजातियाँ हैं वो बिखरी हुई नहीं होती हैं, मतलब वो संगठित रूप में रहती हैं। दूसरा, वे लगभग एक ही भाषा का उपयोग अपने बोलचाल के रूप में करते हैं और उनके व्यापार और व्यवसाय के मामले में क्या होता है, निषेध, मतलब वो किन्हीं चीज़ों को, निषेध का मतलब होता है उनको छोड़ना या उनको ना मानना या उनसे दूरी बनाना। ठीक है, मतलब उन चीज़ों से क्या करते हैं, परहेज करते हैं। वो चीज़ें लगभग क्या होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं सभी किसके लिए, जनजातियों के लिए। और यह क्या होता है, कष्ट सहिष्णु मानव होता है। मतलब ये कष्ट सहिष्णु का मतलब होता है ये कष्टों को जो है लेकर चलने वाला एक समुदाय होता है, जो क्या करता है, हमारे पारंपरिक जो संस्कृति है उसको अभी भी मानता है। तो ये किसने कहा था, हमारे जो क्या थे, एक समाजशास्त्री थे, मशहूर समाजशास्त्री जो थे वो थे मजूमदार जी ने। किसके लिए कहा था, ये कहा था आपके जो क्या है, हमारी जनजातियां हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में ये जो उन्होंने एक वक्तव्य दिया हुआ था। अब हम साथियों, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि उत्तराखंड की जनजातियाँ, मतलब उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियाँ, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं साथियों। उत्तराखंड में साथियों मुख्यतः 6 जनजातियाँ जो क्या है, प्रमुख रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जिनका उत्तराखंड में अस्तित्व है। और हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिनका क्या है, एक संवैधानिक जिनको दर्जा मिला हुआ है। मतलब इन 6 जो क्या है, हमारे जो जनजातियां हैं, इनको क्या मिला हुआ है, आपके संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है साथियों। संवैधानिक दर्जा किस किस को मिला हुआ है, पहला है भूटिया जनजाति, जो आपने अक्सरतः सुनी होगी अपने आसपास कि भूटिया जनजाति। और दूसरी जनजाति जो है हमारी बोक्सा जनजाति, ये भी आपने सुनी होगी, इसका नाम सुना होगा। और फिर है जौनसारी जनजाति, फिर आपका है जाड़ जनजाति। हो सकता है आपने जाड़ जनजाति सुना हो या न सुना हो, बहुत सारे साथियों ने सुना भी होगा, बहुत सारे साथियों ने नहीं भी सुना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आगे इनके अंतर्गत इनके विस्तृत रूप में जानेंगे, तो आपको इसकी जानकारी हम वहाँ से देने का प्रयास करेंगे। तो जैसे थारू जनजाति, ये आपने सामान्यतः सुनी होगी, ये हमारे अभी सामाजिक कार्यों में या हमारे बहुत सारे कामों में ये उपयोग में ये शब्द आता है। और ये लोग हमारे बहुत सारे काम, रोज़मर्रा के कामों को भी करते हैं। तो राजी जनजाति, हाँ एक राजी जनजाति है जिसको हम यहाँ पे बन रावत के रूप में भी जानते हैं। जो हम बन रावत कहते हैं, यही बन रावत ही क्या है, राजी जनजाति है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि राजी जनजाति कोई अलग सी जनजाति है या अलग से आई हुई कहीं से,
ऐसी कोई जनजाति है। तो साथियों, हमने जो है देखा कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं। वो 6 जनजातियां हैं जो मुख्यतः जनजातियां हैं। होने में यहाँ पे बहुत सारी अन्य जनजातियां भी हो सकती हैं, लेकिन जिनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है वो है 6 जनजातियां। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन 6 के 6 जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ लेंगे कि इनका ऐतिहासिक जो क्षेत्र है वो क्या है, कि ये कहाँ से आई, कौन सी चीज़ कहाँ से इनका उद्गम हुआ, और ये जो है इनका व्यापारिक क्या है, व्यापारिक स्थिति क्या है, ये लोग की जो अपनी सामाजिक स्थिति क्या है, ये कहाँ, ये चीज़ कौन सी चीज़ें जो है ये लोग चीज़ों को व्यवस्थित कैसे अपनी चीज़ों को करते हैं, कहाँ ये लोग रहते हैं इत्यादि, हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में हम सबसे पहले जो हमारी भूटिया जनजाति है, इस भूटिया जनजाति के लिए हम आगे देखते हैं। तो जो हमारी भूटिया जनजाति है, इस भूटिया जनजाति के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में पूर्व दिशा से लघु हिमालय के पशुचारक भील किरात जनजाति ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। मतलब हम जानते हैं कि हमें पता है कि जो प्राचीन काल था तब क्या था, एक भील किरात जनजाति थी जिसने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। मतलब वो हिमाचल प्रदेश में आई। तो माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में इसी किरात जनजाति को भोटा या भेटा शब्द का उपयोग होने लगा। मतलब जो एक किरात जनजाति थी प्राचीन काल में, जो क्या थी, किरात जनजाति हिमाचल प्रदेश में क्या हुई थी, प्रवेश हुई थी। इसी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुई किरात जनजाति को ही 10वीं शताब्दी के आसपास क्या कहने लगे, भेटा शब्द से उपयोग करने लगे। और इसी भेटा शब्द से ही, भेटा या भोटा शब्द से ही क्या हुआ है, इसे भूटिया शब्द का उद्गम माना जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो कालांतर में हमारे जो तिब्बती क्षेत्र था, तिब्बती क्षेत्र के जो क्या थे, खस थे, तिब्बती क्षेत्र के क्या थे, खस दासियाँ थी। जो क्या थी, तिब्बती क्षेत्र के क्या थे, यहाँ पे खस थे। खस के जो दासियाँ थी, इन दासियों का रक्त भी जो है क्या माना जाता है, इनके अंतर्गत माना जाता है। किनमें माना जाता है, ये भोटा या भोटिया जो जनजाति इसके बाद बन गई थी, ये 10वीं शताब्दी के बाद जो किरात जनजाति थी, इसी को ही बाद में क्या कहा जाए, इसको नाम दिया गया भोटा या भोटात नाम दिया गया, जो बाद में क्या हुआ, अपभ्रंश होके क्या हो गया, भोटिया हो गया। तो इन्हीं में क्या माना जाता है, इन्हीं भूटियाओं में और इसी भूटियाओं में जो जनजाति है, इसी जनजाति में जो तिब्बत था, उस तिब्बत के जो खस थे, उनकी जो दासियाँ थी, इनका रक्त भी जो क्या माना जाता है, इनमें मिलता है। ऐसा हमारी जो ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनमें कहा जाता है। तो इसी के साथ हम एक चीज़ और जानते हैं कि हम जानते हैं कि भारत को कालांतर में सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। तो जो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया भारत को कहलाने में जो भूटिया जनजाति थी, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्या था, योगदान था, महत्वपूर्ण क्या थी, एक भूमिका थी। वो कैसे थी, क्योंकि क्या था, प्राचीन काल में ये क्या करते थे, तिब्बत से स्फटिक, पोखरराज, स्वर्ण मणिका, स्वर्ण मशिका, लजूली और अन्य जो बहुमूल्य रत्न थे उनका क्या करते थे, आयात करते थे। तो क्या करते थे, इन सब का क्या करते थे, आयात करते थे। इतने जो हमारे क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, बहुत ही एक तरीके से हम इनको कह सकते हैं कि बहुमूल्य रत्न है, इनका क्या करते थे, आयात करते थे। और ये आयात कहाँ कहाँ से करते थे, ये करते थे जोहार, दरमा, ब्यास और जोहार, बर्मा, ब्यास और क्या थे, जो आज क्या थे, के जो दर्रे थे,
आज ये गलत छपा है, तो आप इसको देखिए कि नीतिमाणा जोहार और धर्मा ब्यास जो दर्रे थे, इन दर्रों के द्वारा क्या करते थे ये, इन पोखरराज, स्फटिक, स्वर्ण मसिका एंड लजूली जैसे जो क्या थे, बहुत अधिक क्या थे, बहुमूल्य रत्न थे, इनका क्या करते थे, आयात करते थे। और इनके बदले में थोड़ा सा हम और इसको आगे जानते हैं, इनके बदले में ये क्या करते थे, वहाँ क्या देते थे, जो तिब्बती व्यापारी थे उनको अनाज, सूती वस्त्र और श्वेत क्या देते थे, अवरक देते थे। क्योंकि भारत को कभी भी जो हम देखते हैं तो अवरक जो होता है भारत में बहुत अधिक होता है, ये हमें पता है। यदि हम आपने अन्य चीज़ें पढ़ी होंगी, यदि हाँ, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिली होंगी कि भारत क्या है, अवरक का बहुत ही अधिक उत्पादक क्या है, देश है। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं, केसर हो गया, त्रिफला हो गया, कस्तूरी हो गया, शिलाजीत हो गया, भोजपत्र हो गया, ग्रंथ पत्रिकाएं हो गई और पशुओं की खाल हो गया, भांग से निर्मित जो वस्तुएं थी, जो भांग से निर्मित वस्तुएं होती थी हमारे वहाँ, उनको क्या करते थे, ये यहाँ पे निर्यात करते थे। क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखने वाली बात है कि ये आयात क्या क्या करते, आयात करते थे स्फटिक, पोखरराज, स्वर्ण मसिका, लजूली तथा जो बहुमूल्य रत्न थे उनका तो क्या करते थे, आयात करते थे। और निर्यात किसका करते थे, निर्यात करते थे ये अनाज, सूती वस्त्र, श्वेत अभ्रक, केसर, त्रिफला, कस्तूरी, शिलाजीत, भोजपत्र, ग्रंथ पत्रिकाएं, पशुओं की खालें, वो भांग से बने वस्तुएं। यदि आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो। इनका क्या करते थे, ये निर्यात करते थे। मतलब इन चीज़ों को क्या देते थे ये लोग, तिब्बत को देते थे और तिब्बत से बहुमूल्य चीज़ें भारत में लेके आते थे। तो इसी कारण क्या कहा जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में भोटिया जनजाति का एक क्या था, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है साथियों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भोटिया जनजाति की उपजातियों में। जैसे कि हमें पता है जो हमारी भोटिया जनजाति है, इसकी क्या है, लगभग 10 क्या है, उपजातियाँ हैं। इसके मतलब भोटिया के जनजाति के अंतर्गत भी जातियाँ हैं, ये देखने वाली बात है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी है, मारछा जो प्रमुख है वो है मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका। शायद अन्य चीज़ें तो आपने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन ये जरूर सुना होगा आपने शौका शब्द। धर्मिका, चौदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा और छपड़ा या बखरिया। ये क्या है, आपके 10 क्या है, उपजातियां हैं। जो क्या है, कहाँ हैं, जो 10 उपजातियां हैं ये कहाँ हैं, ये 10 उपजातियां हैं आपकी भोटिया जनजाति के अंतर्गत। किसकी हैं, भोटिया जनजाति की। भोटिया यदि कहीं पूछता है कि निम्न में से, कभी कभी सवाल आ जाता है कि निम्न में से भोटिया जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनको याद रखना है कि ये क्या है, भोटिया जनजाति की उप जनजातियां हैं। तो हम थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो जो भागीरथी घाटी है, भागीरथी घाटी में जो रहने वाली जो क्या है भोटिया जनजाति है, वो कौन सी है, जाड़ जनजाति है। तो ध्यान रखना साथियों, कभी कभी पूछता है कि भागीरथी घाटी में रहने वाली जनजाति
कौन सी भोटिया जनजाति है, तो कौन सी है, वो है जाड़ भोटिया जनजाति है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या है, जाड़ भोटिया जनजाति है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि जो ये भोटिया जनजातियाँ होती हैं, ये भोटिया जनजातियाँ क्या करती हैं। ये जैसे कि आपका ग्रीष्म ऋतु आती है, मतलब गर्मी के दिन आते हैं, तो ये लोग क्या कर देते हैं, अपने पशुओं और अन्य चीज़ों को लेके कहाँ चले जाते हैं, मूल स्थान से ऊंचे स्थानों पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मूल स्थान से, माना ये यहाँ इनका मूल स्थान है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। यदि ग्रीष्म गर्मी आती है तो ये कहाँ चढ़ जाते हैं, इन पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं। और यदि क्या होता है, ठंडा होता है, तो यहाँ से फिर नीचे घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, गर्मियों में किसी घाटी से ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में चल देते हैं, और जैसे ही शीतकाल आता है या ठंडा आता है तो ये घाटी वाले क्षेत्रों में पुनः लौट आते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्योग है, मुख्य उद्योग इनका पशुपालन है, और उसके साथ है ऊन उद्योग है। इनके दो उद्योग प्रमुख हैं, एक तो है आपका क्या, पशुपालन, और दूसरा है साथियों इनका क्या है, ऊन उद्योग। ये लोग क्या करते हैं, ऊन के, आपने जैसे कि सुना होगा कि सौका लोग ऊन के क्या बनाते हैं, पंखी, और उनके ऊन के क्या बनाते हैं, जैसे कि आपको छेल, या ऐसे जो आपके बहुत सारे आपने चुने होंगे, देखे होंगे घरों में, पंखी होगी, छेल होगी, कंबल हो गए, और ये ऊन के ही वस्त्र भी बनाया करते हैं, जो ऊन के वस्त्र ये खुद भी पहनते हैं। तो साथियों, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली थोड़ी सी बात है कि जो भोटिया जनजाति है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, ऊन का कारोबार है, अर्थात ये ऊन के वस्त्रों को बनाते हैं। दूसरा क्या है, इनका पशुओं का क्या है, व्यापार है। और अब हम इनको थोड़ा सा आगे इनको स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। तो इनको, इनकी जो बस्तियां हैं कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, यदि हम इसको देखें तो इनकी जो बस्तियां हैं प्रमुख रूप से क्या है, विष्णु घाटी में भोटियाओं के 3 गांव, माणा, ये माणा ध्यान रखना है साथियों, ये माणा आपको अन्य जगहों पे भी काम आएगा। कभी कभी सवाल आता है कि भारत का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो कौन सा है, माणा है। तो यही माणा क्या है, भोटियाओं की क्या है, बस्ती है, मतलब भोटियाओं का गांव है। और बनकुली हो गया, और बनकुली के साथ क्या है, औध, एक बनकुली है और एक औध गांव है। ये 3 गांव क्या है, प्रमुख रूप से ये 3 गांव क्या है, भोटियाओं के गांव है। अब हम देखते हैं साथियों, इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, जस्ट अभी हम जो पढ़ के आए थे, भोटियाओं की क्या उप जनजातियाँ पढ़ के आए थे। तो उन उप जनजातियों में एक जो उप जनजाति पहली थी, वो कौन थी, मारछा थी। क्या थी साथियों, मारछा थी। तो इस मारछा को देखा जाए तो हम थोड़ा सा मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूँ कि जो मारछा लोग हैं, जो मारछा, इनका जो एक गांव है, मारछा लोगों का एक गांव क्या है, जो जोहारी थे, क्या थे, एक जोहारी भी थे। मारछा जो भोटिया हैं, मारछा भोटियाओं का गांव जोहारी भोटियाओं के गांव के 1 से अधिक गांव से भी बड़ा है। और जो जोहारी गांव है, जो जोहारी भोटिया है, जोहारी जो भोटियाओं का गांव है, वो क्या है, जो तोछला है, जो तोछला भोटिया हैं, इन तोछला भोटियाओं के 20 गांव से भी अधिक है, मतलब 20 गांव से भी बड़ा गांव है। मतलब हम ये
इसको सिंपल भाषा में समझें तो क्या है, जो मारछा लोगों का गांव है वह क्या है 3 जोहारी गांवों के बराबर है, और जो जोहारी भोटियाओं का गांव है वो है 20 तोछला गांव, जो तोछला भोटियाओं के गांव हैं उनसे भी बड़ा है। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि सबसे छोटे समूह में रहने वाला भोटिया जनजाति कौन सा है, तोछला भोटिया जनजाति है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटे समूह में निवास करने वाली कौन सी भोटिया जनजाति है, तो कौन सी है, वो है तोछला जनजाति। और सबसे अधिक के समूह में जो है रहने वाली या निवास करने वाली जो भोटिया जनजाति है वो कौन सी है, तो है मारछा भोटिया जनजाति। तो इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, 2 क्या है इसमें मुख्य तथ्य हैं। तो हम थोड़ा सा आइए हम और देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसी घाटी में जो मलारी है, जो मारछो थे, और जो नीति है वो भोटियाओं का अंतिम गांव है। मतलब यदि हम कभी पूछा जाता है कि भोटियाओं का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो क्या है, नीति है। और भारत का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो कौन सा है, माणा है। नीति माणा है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। भागीरथी घाटी में नेलंग और जाड़ंग गांव में जाड़ भोटिया परिवार रहते हैं। तो कभी कभी यदि ये पूछता है कि जो जाड़ भोटिया परिवार हैं या जो झाड़ भोटिया परिवार हैं ये कहाँ रहते हैं, या नीलंग जो गांव है, सॉरी नेलंग गांव में या जाड़क गांव में कौन सी भोटिया जनजाति निवास करती है, तो हम क्या कहेंगे, जाड़ भोटिया जनजाति इन गांवों में निवास करती है। तो आइए हम थोड़ा सा इनका क्या देखते हैं, मुखाकृति और वेशभूषा के बारे में जानते हैं। तो आइए, जैसे हम भोटिया जनजाति को हमने देखा होगा, भोटिया लोगों को हमने सभी ने देखा है। तो एक सामान्य जो जानकारी है कि जो भोटिया लोग होते हैं ये क्या होते हैं, चपटे कान, इनके जो मुख्यतः होता है क्या होता है, चपटे कान होते हैं, चिपकी नाक होती है और गोल आँखें होती हैं, और मध्यम आकार का जो होता है इनका गठीला बदन होता है। मतलब इनका क्या होता है, एक आकार, शरीर का साइज क्या होता है, मध्यम होता है। ये क्या होते हैं, अति बड़े भी नहीं होते हैं, मतलब अति लंबे भी नहीं होते हैं, अति छोटे भी नहीं होते, मतलब एक मध्यम इनका क्या होता है, शरीर होता है और गठीला बदन होता है। पीत वर्ण की मुखाकृति इनकी क्या होती है और इसके ऊपर क्या होती है, उभरी हुई गालें। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि जो भूटिया लोग होते हैं उनका चेहरा क्या होता है, भरा भरा। हम क्या कहते हैं, एक सामान्य शब्दों में कहते हैं कि इनका चेहरा क्या होता है, भरा भरा सा होता है। मतलब इनकी गालें क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं। और यदि इस प्रकार की किसी की क्या है, शरीर की बनावट है, किसी उसका शरीर इस प्रकार का है, तो हम सीधे से हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या होगा, भोटिया होगा, भोटिया जनजाति का होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। आगे जो हमारे थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बाद इनको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो इनके पुरुष हैं, इनके पुरुषों के घुटने तक पहुंचने वाला ऊनी जो अंगरखा होता है उसे क्या कहा जाता है, रंगा शब्द से उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रंगा किसको कहा जाता है, तो रंगा किसको कहा जाता है कि भोटिया जनजाति के पुरुषों में पहनने जाने वाला घुटने तक का जो क्या होता है, अंगरखा होता है, उसे क्या कहते हैं, रंगा कहते हैं। और जो चूड़ीदार पैजामा जो पुरुष क्या पहनते हैं, वहाँ चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं, गेजू कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे गेजू हो रखा है तो आप इसको शुद्ध लिखिएगा। शुद्ध ये क्या है, गेजू, क्या है, गेजू है, उसे कहते हैं, गेजू कहते हैं। या क्या कहते हैं,
खगचरी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये सवाल भी आता है कि भूटिया जनजातियों में चूड़ीदार ऊनी वस्त्र या ऊनी पजामे को किस नाम से पुकारा जाता है? तो खगचरी या गेजू के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे गेजू हो रहा है, आप इसको जो है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं पुरुषों के ऊनी जूते। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, इनका व्यवसाय ऊन है और ये ऊन के ही अधिक जो क्या करते हैं, जो अपने वस्त्र हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में जो कहते हैं ऊन के जूते पहनते हैं। तो ऊन के जूते को ये क्या कहते हैं, बांक कहते हैं। बांक शब्द यदि कभी कभी आता है कि बांखे किसे कहते हैं, तो बांखे कहते हैं किसको, ऊनी जूतों को। किनके, भूटिया जनजाति के ऊनी जूतों को बांखे शब्द से पुकारा जाता है। तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो हो गया इनके पुरुषों के परिधान की बात होगी जो पुरुष पहनते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनके महिलाओं की चीज़ों को, कि इनकी महिलाएं जो हैं कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्त्रियों के परिधानों में चूमाला, चूकला, चूबती और जूज और कम्बे जो क्या है, मुख्य है। ये क्या है, इनके स्त्रियों के परिधानों में क्या है, मुख्यतः पहने जाने वाले वस्त्र हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं और विस्तृत थोड़ा सा उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में अपनी समझ बनाते हैं कि ये किस प्रकार के वस्त्र हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या है, च्यू है। इस च्यू शब्द का अर्थ होता है आधी बाहों का परिधान, मतलब आधी बाहों वाले कपड़े, मतलब जिसको हम अभी हाफ कह सकते हैं। जो हाफ वस्त्र होते हैं, आधी बाहों तक पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं महिलाओं के, उनको च्यू कहते हैं। जिस मतलब च्यू शब्द जब लग जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आधी बाहों से तक पहने जाने वाले सब क्या कहते हैं, वस्त्रों को क्या कहा जाता है, आपका च्यू कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे च्यूमाला, च्यूमाला किसको कहते हैं? च्यूमाला एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसी जो है माला होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको क्या पहना जाता है, गले के भाग में पहना जाता है। और इस च्यू माला में क्या पहना जाता है, एक क्या होता है, च्यू कला होती है। ये क्या होते हैं, टोपी नुमा वस्त्र होता है। ये क्या होता है, ये होता है टोपी नुमा वस्त्र। जो च्यू कला होता है वो क्या होता है, च्यू कला टोपी नुमा एक वस्त्र होता है। और हम इसको क्या पहना जाता है, वहाँ के स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। और जो ये क्या है, जो चूज जो क्या है, जू चूज है, ये जो है, ये एक ऐसा जो जूझ है, ये जूझ को हम एक तरह से बोलेंगे, जो महिलाएं क्या पहनती हैं, जो सफ़ेद लट्टे पहनती हैं। जो सफ़ेद लट्टे का मतलब, सफ़ेद क्या होता है, एक आपने देखा होगा बहुत सारी भूटिया जनजातियों में कि वो एक सफ़ेद कपड़ा होता है जिससे वो अपने कमर को बांधे रखती हैं। ठीक है, तो जो जिस एक जो सफ़ेद कपड़े से वो अपने कमर को बांधी रखती हैं उसको क्या बोलते हैं, जूझ कह शब्द से पुकारा जाता है। और ये कंबे जो है आपने देखा होगा, जो वो एक काले रंग का कंबल टाइप का एक वस्त्र महिलाएं पहनती हैं, उसे कंबे सब नाम से जो क्या किया जाता है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या है, पुकारा जाता है। तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब आते हैं हम स्त्रियों के आभूषणों में। इनके कुछ आभूषण हैं जिनको ये उपयोग में लाती हैं इनकी महिलाएं। तो इनके जो आभूषणों, स्त्रियों के आभूषणों में बंगडग, खंगली और मनसाली,
ये तीन क्या है, इनके महत्वपूर्ण क्या है, आभूषण है। जो आपका बलडग है, ये बलडग क्या है, बलडग चांदी के सिक्कों को पिरोह कर बनाई जाने वाली एक माला है। मतलब जो ये बलडग है ये क्या है, चांदी के सिक्कों को पिरोह कर, मतलब चांदी को सिक्कों को क्या एक माला रोमा धागे में पिरोया जाता है और इससे जो माला का निर्माण होता है इसे क्या कहते हैं, बलडग कहते हैं। अब है खंगली। खंगली किसको कहते हैं, खंगली जो है एक गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जिनको ये क्या करते हैं, ये महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। और जो मनसाली है, मनसाली क्या होती है, लाल मनकों की माला होती है, लाल मनकों की माला होती है। लाल मनकों की माला को क्या कहते हैं हम, उन जो भूटिया जनजाति है उनकी लोकल भाषा में कहा जाता है खनसाली। तो कभी कभी इनमें से एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे मनसाली किसको कहते हैं, या लाल मनकों की माला को जो है भूटिया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, या बलडंग किसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इनमें से कोई सवाल आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और यदि आपको लगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हमने देख लिया कि महिलाएं क्या पहनती हैं और आभूषणों में क्या धारण करती हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो महिलाएं अपने सर पे क्या धारण करती हैं। अपने उसके सर पे धारण करे जाने वाले आभूषण है, तो उसमें क्या है, बीरावली है, झांकरी वाली है और पतेली वाली है। ये तीन शब्द क्या है, ये तीन जो आभूषण है ये क्या है, सर में पहने जाने वाले आभूषण है। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से जो है आभूषण सर में पहने जाने वाले हैं और कौन सा गले में पहने जाने वाले हैं। तो आपकी जो ये पहले ये तीन आभूषण थे ये गले में पहने जाने वाले आभूषण थे और ये सर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कभी कभी पूछता है कि भूटिया जनजाति के सर में पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है या कौन कौन से हैं, या इनमें से आपका एक नाम देगा। जैसे बीरावली जो है, जो बीरावली है ये जो है भूटिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो कहाँ पहनती हैं, तो आपको दे देगा ऑप्शन गले में, कान में, नाक में या सर में या सिर में। तो इस प्रकार की जो चीज़ों से जो है सवाल पूछता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो इसी में एक चीज़ और पहनती हैं जो महिलाएं हैं, वो एक कड़ा पहनती हैं। क्या पहनती हैं, कड़ा पहनती हैं और उस कड़े को उनके लोकल भाषा में किसके, लक्षेप के नाम से जाना जाता है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लक्षेप किसे कहा जाता है, तो लक्षेप एक कड़े को कहा जाता है जो क्या कहते हैं भूटिया महिलाएं अपने आम जीवन में उपयोग में लाती हैं। तो साथियों इन चीज़ों को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में से आपका या इस पार्ट में से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि जो भूटिया जनजाति है इनका आवास का कैसा है, कि आवास कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इनके जो मकानों के दरवाजे होते हैं वो छोटे होते हैं और इनमें लकड़ी का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। और चल संपत्ति के रूप में इनके पास हल्के बर्तन, ऊन के गोले, खेतों में प्रयोग किए जाने वाले पुराने ढंग के रिंगाल के बने सोलटा और जबरा और कंडियाँ सामान्यतः पाई जाती हैं। तो क्योंकि आप सभी को पता है जो भूटिया जनजाति है ये लगभग महा हिमालय के क्षेत्रों में रहती है, मतलब उच्च हिमालय के क्षेत्रों में रहती है। तो इनके पास जो बसने के लिए क्या था, योग्य भूमि की क्या थी, कमी थी। तो इसके फलस्वरूप इनका क्या था कि जो भौगोलिक परिदृश्य था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था बहुत अधिक मात्रा में ठंडा होता है, इसलिए इनके दरवाजे क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये था कि अधिक बड़े दरवाजे होने से हवा क्या होती है अंदर अधिक आती है, जिससे इनके दरवाजे बहुत ही छोटे होते हैं। और जो इनके घर हैं, जो इनके आवास हैं, इनमें अधिकतर प्रयोग जो है लकड़ी का प्रयोग होता था, क्योंकि इनके मकान जो है अधिकतर
पक्के मकान नहीं होते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहते थे। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, अधिकतर लकड़ी के मकानों का उपयोग करते थे। और यदि हम चल संपत्ति की बात करें तो इनके पास जो होते थे हल्के बर्तन अधिक पाए जाते हैं। हल्के बर्तनों में जो आपके एल्युमिनियम हो गया और पीतल, ये दो शब्द यहाँ पे दिए हमको जो है मिलते हैं। बहुत सारी जो भी हम बुक्स हैं हमारी किताबों में है, तो यही शब्द हमारे पास दो मिलते हैं कि जो एल्युमिनियम है और जो पीतल है, ये दो ही जो ऐसे वस्त्र जो धातु थे, उनके बर्तनों को ये अधिकतर उपयोग में अपने लाते थे, क्योंकि ये हल्के बर्तन हैं, ये हल्के होते थे। और इनके पास कुछ ऊन के गोले होते थे, क्योंकि हमें पूर्व में ही पता है कि ये लोग ऊन का ही कारोबार करते हैं, क्योंकि इनके पास पशु ज़्यादा है। अधिकतर इनके पास भेड़ बकरियां या अन्य चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो ये लोग उससे ऊन निकालकर ऊन का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। तो ऊन के गोले होते हैं। और इनके पुराने ढंग के जो है अधिकतर क्या होते हैं, खेती करने के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। और ये लोग रिंगाल से बने जो क्या है, सोलटा है और जबरा है और कंडियाँ हैं, इन जो ये तीन चीज़ें हैं इनका उपयोग अधिक करते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कंडियाँ, जबरा या सोल्टा इनमें से कोई भी दे देगा, तो इनका उपयोग सामान्यतः कौन सी जनजाति करती है, तो हम सीधे से बोलेंगे कि भूटिया जनजाति करती है। तो साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो जानकारी है उसको आप देखिए और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं इनके खान पान और भोजन में जाते हैं। अब खान पान भोजन के अंतर्गत जाते हैं तो जो इनकी जो प्रमुख भोजन है वो है छाकू, छामा और कुटो। ये तीन शब्द जो है भूटिया जनजातियों के सामान्य उपयोग में किए जाने वाले शब्द हैं। एक है छाकू, दूसरा है छामा और तीसरा है कुटो। तो जो छाकू है, ये छाकू को क्या कहते हैं, छाकू किसको कहते हैं, भात को कहा जाता है। छाकू किसको कहा जाता है, भात को कहा जाता है, जिसको हम सामान्य रूप में क्या कहते हैं, भात कहते हैं। ये छाकू हो गया भात। और छामा, जो छामा शब्द के उपयोग में लाया जाता है, छामा शब्द लाया जाता है आपका किसके लिए, दाल और सब्जी के लिए। किसके लिए लाया जाता है, दाल और सब्जी जो होती है, दाल और सब्जी के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, छामा लाया जाता है। और कूटो, कूटो किसको कहते हैं, कूटो कहते हैं रोटी को साथियों, ठीक है, कूटो कहते हैं रोटी। तो कभी कभी पूछता है कि रोटी को कूटो कौन सी जनजाति कहती है, या कौन सी जनजाति में जो है कूटो के शब्द से रोटी को जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भूटिया जनजाति कहेंगे। या भूटिया जनजाति में चावल को या भात को क्या कहते हैं, तो उनको भात को वहाँ क्या कहते हैं, छाकू कहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं साथियों मैं आपको यहीं पे, कि जो गेहूं की रोटी होती है, यदि रोटी है वो किसी भी चीज़ की है, उसको तो ये कहते हैं कूटो। यदि जो है गेहूं की, पर्टिकुलर गेहूं की रोटी है, तो गेहूं की रोटी के लिए ये एक शब्द को उपयोग में लाते हैं, वो है कनकू। ये क्या लाते हैं, सॉरी साथियों, ये क्या है, कनकू। क्या ला, कनकू कूटो, क्या क्या लाए जाते हैं, ये लोग जो है गेहूं की रोटी के लिए एक पर्टिकुलर शब्द लाते हैं। उस शब्द का नाम है क न कू कूटो। ये लगा देना है। कनकू क्या हो गया, गेहूं के लिए हो गया। कूटो का मतलब रोटी हो गया। मतलब गेहूं की रोटी के लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं, कनकू कूटो शब्द उपयोग करते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ जंगली जो वनस्पतियां हैं जिसमें क्या है, यकन है, यकन है और प्यकन है और मलिनकन है। ये जो जंगली के हैं
कुछ वनस्पतियां हैं, इनको एक इसके उपयोग में लाते हैं, अपने सब्जी के उपयोग में ये लोग लाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जंगली वनस्पतियां यकन, प्यकन और मलिनकन जो जंगली वनस्पतियां हैं, इनको अपने सब्जी के रूप में कौन लाता है, तो ये भी भूटिया जनजाति ही लाती है। और ये भूटिया जनजाति अधिकतर क्या होती है, मांस क्या होता है इनका प्रमुख भोजन होता है, मतलब ये मांस को बहुत ही अधिक पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं जो भूटिया लोग होते हैं, इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो क्या है, जिया। क्या है, जिया। इसको ध्यान रखिएगा कि भूटियाओं का जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो जिया है। जिया कैसे बनता है साथियों, जिया को ये बनाते हैं, जो लकड़ी के गहरे बर्तन होते हैं, लकड़ी का एक इनके पास क्या होता है, गहरे बर्तन, लकड़ी के गहरे बर्तनों को ये किसके नाम से जानते हैं, ये जानते हैं डोम। लकड़ी के जो गहरे बर्तन होते हैं उसको कहा जाता है डोम। जो ये डोम होता है, इस डोम में क्या हो जाता है, पानी को, नमक को, दूध को, मक्खन को, चाय पत्ती को, या चाय पत्ती न होने पर किसी क्या होती है, कोई किसी एक वृक्ष की जो क्या होती है, खाल होती है, छाल होती है, उसको क्या किया जाता है, काफ़ी देर तक मथा जाता है। क्या किया जाता है, मथा जाता है। और तत्पश्चात क्या बनाया जाता है, इसको काठी या चांदी के जो प्याले होते हैं उनमें इसको परोसा जाता है। किसको परोसा जाता है, जिया को। तो कभी कभी आप ध्यान रखिएगा जिया कैसे बनाया जाता है। तो जिया बनाया जाता है जो लकड़ी का एक गहरा बर्तन, जिसको क्या कहते हैं, डोम कहते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, उबला हुआ पानी और नमक, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, या चाय पत्ती हो या चाय पत्ती ना हो तो किसी पेड़ की छाल को उसमें मिलाकर क्या किया जाता है, काफ़ी देर तक मथा जाता है। और मथने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है, जिया कहा जाता है। जिसको ये काठ की जो क्या होती है, काठी होती है, और या चांदी के प्याले होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इनको परोसा जाता है। तो साथियों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यह शराब को चाकती छग के नाम से जाना जाता है। ये शराब को क्या जानते हैं, चाकती छग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चाकती छग किसको कहा जाता है, या भूटिया चाकती छग किस चीज़ को कहते हैं, तो शराब को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। और जो इनका जो क्या है मानना है वो है कि जो शराब है वो क्या है, इनके समस्त संस्कारों, उत्सवों, वो जो अन्य भी इनके क्या हैं धार्मिक कृत्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनमें क्या है एक पवित्र पेय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि हमारे सामान्य हम लोग क्या कहते हैं कि जो मदिरा है वो बहुत ही गंदी चीज़ है। तो भूटियाओं का मानना है कि ये बहुत ही क्या है, बहुत अच्छा पेय पदार्थ है, बहुत अच्छी पवित्र चीज़ है, जिसको ये क्या करते हैं अपने संस्कारों, उत्सवों तथा धार्मिक कार्यों के में क्या लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ देखने वाली बात और है, हम थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं। आटे में नमक मिलाकर और घोल कर क्या बनाया जाता है, सिल्दू पीते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक सिल्दू इनका एक पेय पदार्थ है, उसको क्या करते हैं, आटे में नमक मिलाते हैं और उसको घोलते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, सिल्दू बनाकर उसको पीते हैं। और फाफर के जो फाफर होता है, कि अनाज है हमारे वहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, फाफर कहते हैं। फाफर के पत्तों को उबाल कर मडुए के जो बाड़ी है उसके साथ खाया जाता है। जो मडुए के जो मडुआ है, मडुए की जो बाड़ी है उसके साथ क्या खाया जाता है, जो फाफर के पत्ते हैं उनको उबाल कर खाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो मडुए की बाड़ी है इसके साथ क्या खाया जाता है, फाफर के पत्तों को उबाल कर खाया जाता है। और पूली, पत्योड़ा
पतोड़ा या पेत्योड़ा, ये क्या है, भोटियाओं के सुप्रसिद्ध भोजन है। क्या क्या है, पूली। जो पूली होता है, पूली को हम कह सकते हैं, ये किसकी तरह होता है, डोसे की तरह होता है। आपने जैसे डोसा खाया होगा, तो डोसे की तरह क्या होता है, छोटी थाली के आकार की एक रोटी होती है। जैसी डोसा होता है वैसी क्या होता है, छोटी थाली के आकार की एक रोटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, पूली कहते हैं। पत्योड़ा या पत्यूड़ा, पत्योड़ा या पत्यूड़ा, ये एक ऐसा खाने वाला पदार्थ है जिसको क्या किया जाता है कि जो पत्ते होते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार के जो पौधों के पत्ते में क्या किया जाता है, उसको लपेटा जाता है। मतलब उन पत्तों को आपस में लपेटा जाता है और उसमें बेसन इत्यादि लगाया जाता है और उसको बांध करके क्या क्या किया जाता है, एक तरह का स्टीम किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ भाप में पकाया जाता है। भाप में पकाने के बाद जब वो स्टीम हो जाते हैं वो पत्ते, तो उसको फिर क्या किया जाता है, एक खाने के पदार्थ के रूप में या सब्जी के रूप में उसको क्या लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ये इनका क्या है, एक प्रमुख भोजन है। और हम थोड़ा सा इनका सामाजिक जीवन की ओर जाते हैं। इनके सामाजिक जीवन को देखा जाता है तो इनके सामाजिक जीवन में 3 परंपराएं जो हमको मिलती हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण इनके लिए हैं। पहला है भूमो। जो भूमो था, ये क्या है, भूमो है। तो साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भूमो है, भूमो हो रखा है, ये जो शुद्ध है ये है भूमो। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा कि जो भोमो है, ये एक ऐसी परंपरा है जो किनमें क्या है, जो शौका होते हैं, जो भोटियाओं की एक उपजाति है, शौका है, इनमें जब क्या हो जाता है, जो शिशु हो जाता है, बच्चा है, वो 3 माह का हो जाता है, तो उसे क्या किया जाते हैं, उसके लिए नए वस्त्र बनाए जाते हैं, नए कपड़े बनाए जाते हैं। और इस परंपरा को, इस रीति को पूरा करने के लिए अपनी बिरादरी का कोई बुजुर्ग व्यक्ति या ऐसा बालक जिसके भाई बहन हो, मतलब कोई भी ऐसा बालक जिसके भाई बहन, उसके क्या होनी चाहिए, भाई बहन होना चाहिए। अर्थात वो क्या कहते हैं, अपने माता पिता का अकेला क्या नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, उसको अपनी पीठ पर उस शिशु को, उस बच्चे को एक चादर के सहारे बांधकर जो घर का मुख्य द्वार होता है उससे क्या करते हैं, 9 बार अंदर बाहर करते हैं। मतलब 9 बार, एक बार अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। ये एक ऐसी इनकी उसमें एक परंपरा है। तो जिसको क्या कहते हैं, भूमो कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भूमो जो परंपरा है वो का निर्वहन कौन करता है, या भूमो परंपरा किस जनजाति में क्या है, प्रचलित है। तो वो है आपका भोटिया जनजाति में प्रचलित है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो एक परंपरा इन भोटिया जनजातियों में और है जिसका नाम है प्रशय भूमो। क्या है, प्रश्य बूमो। तो ये जो संस्कार है, ये प्रश्य बोमो जो एक संस्कार है इनके वहाँ, एक जो प्रथा है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो यह संस्कार सामान्यतः कब किया जाता है, 3रे या 7वें वर्ष में सम्मिलित किया जाता है। यह तो 3रे महीने में, सॉरी 3रे साल में इसको क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा, या फिर 7वीं सालों में इसको संपन्न किया जाएगा। इसका जो तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है कि जो गांव के जो बिरादरी के लोग होते हैं, वही लोग क्या है, या तो 3 या 5 या 7 या 9, या तो 3 व्यक्ति होंगे या 5 व्यक्ति होंगे या 7 व्यक्ति होंगे या 9 व्यक्ति होंगे। ये क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, इतने लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के बाल को उतारते हैं।
जैसे कि हमारे वहाँ क्या है, जो बाल हैं इन बालों को काटा जाता है, मतलब प्रथम बार जब बाल काटा जाता है तो इनके वहाँ क्या होता है, तो तीसरे साल में काटा जाता है या 7वें साल में काटा जाता है। और कितने लोग या तो बाल काटने के लिए प्रथम बार या 3 लोग या 5 लोग या 7 लोग या 9 लोगों की आवश्यकता होती है जब इस संस्कार को इनके वहाँ क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो इस संस्कार का नाम है क्या, इनके वहाँ क्या है, यह है प्रशय बोमो। ठीक है साथियों, तो इनके वहाँ एक संस्कार और है इनके सामाजिक जीवन को जो प्रभावित करता है, वो है बुडानी। ये बुडानी जो क्या है, भोटियाओं में जो बालक हैं वो जब क्या हो जाता है, 20 वर्ष पहुंच जाता है तो उसे क्या, जैसे 20 साल पहुंचने से पूर्व उसको क्या किया जाता है, ब्याज पट्टी या बुडानी या चौदस में क्या किया जाता है, सभा को क्या किया जाता है, उसको सभा कोमो के रूप में एक उत्सव मनाया जाता है। मतलब जिस किसी का भी बच्चा है वो 20 साल की उम्र में पहुंचने वाला है तो वो एक क्या मनाया जाए, एक उत्सव का क्या करता है, आवाहन करता है अपनी बिरादरी में, एक फंक्शन रखता है और जिसमें क्या है, उसको क्या किया जाता है, बुडानी जो संस्कार है वो उसका क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो इसके अंतर्गत थोड़ी सी चीज़ें और हैं, यदि हम इनको थोड़ा सा देखें तो जो हमारे उत्तरकाशी जनपद है, उत्तरकाशी जनपद में जो भैरव घाटी है, तो आपने सुना होगा कि उत्तरकाशी में एक भैरव घाटी है। उसके आगे जब हम निकलते हैं तो उसमें क्या है, नीलंग, जाड़ और क्या है, अलकनंदा क्या है, घाटियाँ हैं। अलकनंदा घाटियों में उसमें क्या है, जो मुख्यतः है वह तपोवन, हनुमान चट्टी के जो क्षेत्र हैं इनके क्या है, बहुत ही क्या है, ये क्या है, दुर्गम क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकांश क्या है, देवी देवताओं की प्राकृतिक महान शक्तियों का क्या है, उल्लेख है। मतलब यहाँ पे माना जाता है कि ये लोग क्या है, ये क्षेत्र बहुत ही क्या है, कठिन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देवी देवताओं को क्या कहता है, बहुत ही अधिक महान शक्तियों के रूप में माना जाता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे इनके क्या है, जो भूटिया लोग हैं वो लोग जब इस क्षेत्रों में क्या कहते हैं, निवास करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो देवी देवता हैं उनका क्या करते हैं की पूजा करते हैं, जिसमें सिदुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, सिदुआ। कभी कभी आप से पूछा जाता है कि इनके जो प्रमुख जो आराध्य देव हैं वो कौन से हैं, तो इनके प्रमुख आराध्य देव हैं, इनके प्रमुख आराध्य देवों में एक आता है सिदुआ, एक है सिदुआ, ये जिसकी पूजा करते हैं। और दूसरे इनके जो आराध्य देव हैं वो है बिदुआ। सिदुआ और बिदुआ जो दो इनके प्रमुख आराध्य देव हैं, जिसको ये क्या मानते हैं, पशु संरक्षक के रूप में मानते हैं। तो इनके वहाँ माना जाता है कि इनके जो पशु हैं, इनके जो जानवर हैं, इनकी जो रक्षा करते हैं, वो वहाँ के उनके क्या करते हैं, दो देवता करते हैं, वो कहें सिदुआ और बिदुआ। तो सिदुआ और बिदुआ क्या हैं, भूटिया जनजाति की प्रमुख आराध्य देव हैं। और ये क्या कहते हैं, साईं को भी पूजते हैं। किसको पूछते हैं साथियों, ये साईं को भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं साईं को, इनका मानना है कि साईं को पूजने से इनके क्या होते हैं, जो खोए हुए पशु होते हैं उनका पता लगाने में आसानी होती है। मतलब इनके जब क्या हो जाते हैं, पशु खो जाते हैं, तो ये किसकी आराधना करते हैं, साईं की आराधना करते हैं। इनका मानना है कि यदि साईं की आराधना करेंगे तो ये क्या है, इनके जो बिछड़े हुए जो पशु हैं या खोए हुए जो पशु हैं वो मिल जाएंगे। और पशु की संरक्षण के लिए, मतलब ये अपने पशु की रक्षाओं के लिए ये दो देवताओं की पूजा करते हैं, जो क्या है, सिदुआ और बिदुआ की पूजा करते हैं। और जो इनके जो गांव है, इनके जो प्रत्येक गांव है, हर गांव में इनका क्या होता है, एक आराध्य देव है। आराध्य देव जो क्या है, भूमियाल, जिसको ये किसके नाम से पूछते हैं, भूमियाल के नाम से पूजते हैं।
किसके नाम से पूछते हैं? भूमियाल के नाम से पूछते हैं। मतलब जो भोटिया जनजाति है वो क्या करती है? भूमियाल के नाम से एक अपने जो गांव है उस गांव के क्षेत्र में अपने एक आराध्य देव है, देव को भूमियाल के नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को क्या है, देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसके जो विपरीत है, इसके जो उल्टा है, जो तिब्बती है, जो तिब्बती देवी देवता है फैला और धूमा, फैला और धुरमा की भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ये फैला और धूमला के भी पूजा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि जो भोटिया जनजाति है वो पशु संरक्षक के रूप में किन देवताओं की पूजा करती है? तो वो करती है सिधुआ और बिधुआ की पूजा करती है। और खोए हुए पशु का पता लगाने के लिए किसकी के रूप में किसकी आराधना करती है? तो वो साईं की आराधना करती है। और इनके जो प्रत्येक गांव है उसमें इनके आराध्य देव के रूप में किसको पूजा जाता है? तो पूजा जाता है भूमियाल को पूजा जाता है। और यदि क्या हो जाती है, ये लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका जो तिब्बती देवी देवता हैं फैला और धुरमा, इनकी पूजा ये किसके लिए करते हैं? इनकी पूजा करते हैं ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनसे क्या होने के ग्रस्त होने या प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किसकी करते हैं? फैला और धुरमा की पूजा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये कुछ मुख्य तथ्य थे इसमें। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनके वैवाहिक प्रथाओं के रूप में जाते हैं। तो पूर्व काल में एकांकी जीवन यापन करने के कारण भोटियाओं में रंडवंग क्या थी? प्रथा थी। क्या थी? रंडवंग क्या थी? एक रंडवंग नाम की एक प्रथा थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, जो रंडवंग थी, ये रंडवंग जो प्रथा थी ये क्या थी? तो रंडवंग प्रथा क्या थी? जैसे कि हम देखते हैं, हमें पता है कि जो पहले से जो भोटिया जनजातियाँ थी ये क्या थी? एकांकी रहती थी, मतलब एक समाज से कटी हुई रहती थी, समाज से अलग रहती थी। तो इनमें क्या होता था, जो युवा थी, मतलब वहाँ के जो अविवाहित पुरुष और युवतियाँ थी या पुरुष और लड़कियाँ थी, इनकी लड़के और लड़कियाँ थी, वो क्या करते थे? रात्रि में क्या करते? नृत्य और क्या करते थे? गीतों से क्या करते? अपने परस्पर विचारों को का आदान प्रदान करते थे। मतलब वो रात को गाने और नृत्य को किया करते थे आपस में। और इसी गाने और नृत्य के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान में क्या हो जाता था, यदि इनके बीच में किसी जिन महिला और पुरुष के बीच में या लड़की और लड़के के बीच में क्या हो जाता था, प्रेम संबंध स्थापित हो जाता था, तो उनके माता पिताओं द्वारा उनका क्या कर दिया जाता था? विवाह क्या कर दिया जाता था? सुनिश्चित कर दिया जाता था। मतलब उनका विवाह कर दिया जाता था यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रेम विवाह की क्या थी? झलक थी। लेकिन इसी के अंतर्गत क्या था, जो कुछ जो आपने क्या पढ़ी थी, उप जनजातियाँ पढ़ी थी इनके अंतर्गत, जिसमें क्या था? मारछा, तोछला और जोहारी। जो मारछा, जोहला और जो तोलछा जो जनजातियाँ थी, भोटिया की जो उप जनजातियाँ हैं, इनमें क्या होता था, जो पुरुष, जो पुत्री और पुत्र की जो शादी है वो परिवार के सदस्यों द्वारा ही तय किया जाता था। उनमें क्या था? इस प्रकार का क्या था? कोई भी चीज़ें नहीं मिलती थी कि उनमें जो प्रेम विवाह का प्रचलन था। लेकिन अन्य जो भोटिया जनजाति है उनमें प्रेम विवाह का प्रचलन पूर्व में ही देखने को मिलता है। और जो इनके वहाँ पे थी, भोटियाओं में दो प्रकार के क्या थे? विवाह क्या थे? बहुत अधिक प्रचलित थे। तो वो दो प्रकार के जो विवाह थे वो थे, एक तक्षत विवाह था और एक दामूल विवाह था। तो साथियों आइए देखते हैं कि जो तक्षत विवाह था, जो तक्षत विवाह क्या होता था? तक्षत विवाह में होता ये है कि जो वर है, वर क्या होता है
बारात को क्या क्या लेके जाता है, कन्या पक्ष के वहाँ ले जाता है। जैसे सामान्यतः हम क्या करते हैं, शादी करते हैं तो हमारे वहाँ क्या आता है, दूल्हा क्या आता है, दुल्हन के घर में अपनी बारात को लेके आता है और विवाह कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। लेकिन ये इनके वहाँ भी प्रचलित था। और एक इनके वहाँ विवाह की दूसरी प्रकृति भी क्या थी, प्रचलित थी, जो क्या थी, दामोल थी। दामोल दामोल एक ऐसा विवाह होता है कि जिसमें क्या किया जाता है कि जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष के कुछ लोग क्या आते हैं, कन्या पक्ष के वहाँ आते हैं और कन्या पक्ष के वहाँ क्या करते हैं, वो लोग जो कन्या पक्ष के वहाँ आते हैं और कन्या पक्ष के लोगों को क्या देते हैं, कुछ शुल्क देते हैं, कन्या शुल्क देते हैं। मतलब लड़की को कुछ पैसा देते हैं और क्या करते हैं, उस लड़की को क्या ले जाते हैं, अपने वहाँ ले जाते हैं। अर्थात दामोल जो विवाह होता है, इसमें क्या होता है, जो वर होता है, जो लड़का होता है, वो लड़की वो कन्या के घर नहीं जाता है। मतलब उसके प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग कन्या के घर जाते हैं और कन्या पक्ष के लोगों को क्या देते हैं, कुछ उसका पैसा देते हैं, कुछ दाम देते हैं, कुछ शुल्क देते हैं और उस कन्या को अपने वहाँ लेके आते हैं। तो इस प्रकार का जो विवाह होता है उसे दामोल विवाह के रूप में जाना जाता है। और इनके वहाँ कुछ अन्य विवाह भी प्रचलित हैं, जिसमें भावज देवर, जो भावज देवर विवाह है, मतलब भावज देवर का विवाह का मतलब है कि यदि क्या होता है, किसी लड़की का पति क्या हो जाता है, किसी औरत का पति मर गया या उसका पति उसे छोड़ के चला गया है, तो वो क्या कर सकती थी, अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी या उसका देवर उसके साथ शादी कर सकता था। और पुनर्विवाह, इनके वहाँ पुनर्विवाह प्रथा थी कि मतलब इनके वहाँ दोबारा विवाह किया जा सकता था। और गांधर्व विवाह, जैसे आपने गांधर्व विवाह के बारे में भी सुना होगा कि जो गांधर्व विवाह होता है, तो गांधर्व विवाह भी क्या है, इनके समाज में एक प्रचलित विवाह है, जिसको ये क्या कहते हैं, प्रमुखता से आज भी कहीं कहीं जो है इस विवाह को क्या किया जाता है, इन तीनों विवाहों को इनके समाज में अभी भी मान्यता है साथियों। तो आइए साथियों, हम थोड़ा सा इनके व्यापारिक क्षेत्रों में जाते हैं कि इनका व्यापारिक क्षेत्र है क्या, ये लोग व्यापार कैसे करते थे। तो आइए हम देखते हैं कि जो तिब्बत के हूण व्यापारी थे, तिब्बत के हूण व्यापारियों से भूटियाओं का जो व्यापारिक आर्थिक जीवन क्या था, एक महत्वपूर्ण आधार पर जुड़ा हुआ था। मतलब क्या थे, जो तिब्बत के हूण व्यापारी थे उनसे क्या था, भूटिया व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण रिश्ता था, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते, आपस में बहुत ही अच्छे रूप में एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। तो आगे देखते हैं कि प्रत्येक भूटिया व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था। मतलब यदि जो भूटिया व्यापारी होता था उसका तिब्बत में क्या था, मध्यस्थ होता था, जिसे वो क्या कहते थे, मितुर के नाम से पुकारते थे। तो कभी कभी शब्द आता है कि मितुर शब्द भूटियाओं में किसके लिए उपयोग किया जाता था, वो किया जाता था जो तिब्बत में उनके मध्यस्थ के लिए क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। और जो ये मितुर था, इसके लिए भी एक क्या होता था, इनके वहाँ एक सत्यापन की एक क्या थी, एक प्रथा थी, जो प्रथा क्या थी, इस मित्रता को सत्यापित करने के लिए एक रस्म का क्या किया जाता था, आयोजन किया जाता था, जिसे सुजली और मुजली क्या नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सुजली और मुजली नाम से जाना जाता था इस रस्म को। और ये सुजली और मुजली रस्म होती क्या थी, यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो ये था कि एक ही प्याले में क्या किया जाता है, पहले एक ही प्याले में क्या किया जाता था, मदिरा को रखा जाता था और उस मदिरा को क्या किया जाता था, उस एक ही प्याले में जो तिब्बती मध्यस्थ होता था वो भी उसको पीता था, और जो व्यापारी होता था, भूटिया व्यापारी होता था, वो भी उस जो प्याला है उसी से क्या क्या, क्या पीता था,
उस मदिरा को पीता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या करते थे, एक दूसरे का जूठा जो है शराब पीते थे। मतलब इनमें एक मान्यता थी कि यदि एक दूसरे का जूठा शराब यदि पी लिया तो उसके बाद वो व्यक्ति इनसे क्या नहीं करेगा, दगा नहीं करेगा। और होता क्या था, जो तिब्बत जो जैसी ये रस्म, मतलब जैसे ही क्या किया जाता था, इस मदिरा का घूंट एक दूसरे के द्वारा ले लिया जाता था, तो जो भूटिया व्यापारी होता था उसके द्वारा अपने क्या तिब्बती मध्यस्थ को या तिब्बती मित्र को क्या दिया जाता था, एक सफ़ेद रुमाल भेंट के रूप में दिया जाता था। और इसके बाद एक क्या था, शर्तनामा लिखा जाता था। इसके बाद दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, जिसको हम अभी वर्तमान शब्द के रूप में कहें तो एग्रीमेंट होता था। और वह क्या होता था, एक अभिलेख होता था। और उस अभिलेख को क्या कहा जाता था, ये कभी कभी आ सकता है साथियों, कि जो तिब्बती व्यापारी और भूटियाओं के बीच में एग्रीमेंट होता था, उस एग्रीमेंट को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था, तो उस एग्रीमेंट को जाना जाता था गमग्या नाम से क्या नाम से जाना जाता था, गमग्या नाम से जाना जाता था। इस नाम से जाना जाता है साथियों, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, गमग्या नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था, जो क्या हो जाता था, तिब्बती व्यापारी और भूटिया व्यापारी के बीच में क्या होता था, एक एग्रीमेंट होता था। अर्थात जो भूटिया व्यापारी अपने मित्र के साथ क्या करता था, एग्रीमेंट करता था, या तिब्बती मध्यस्थ के साथ क्या करता था, एग्रीमेंट करता था, उसके क्या कहा जाता है, गमग्या नाम से जाना जाता था साथियों। तो अब इसके बाद क्या होता था, एक पत्थर के दो टुकड़े किए जाते थे और उसका एक टुकड़ा भूटिया व्यापारी रखता था, दूसरा उसका तिब्बती मित्र रखता था। ये क्या होता था, एक समझौते का प्रतीक होता था। तो कभी कभी यदि हम क्या है, सुजली और जो मुजली है, सुजली मुजली जो रस्म है वो क्या है, इस सुजली मुजली रस्म के अंतर्गत एक ही प्याले में क्या पीना पड़ता है, तिब्बती जो व्यापारी है या तिब्बती जो मित्र है उसको, और भूटिया जो व्यापारी है वो दोनों क्या करते थे, एक ही प्याले से शराब पीते थे। और शराब पीने के साथ ही वो क्या करता था, तिब्बती व्यापारी अपने मित्र को एक सफ़ेद रुमाल भेंट करता है। और भेंट करने के बाद एक शर्तनामा बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, गमग्या नाम से वो क्या जाना जाता है। और इसके बाद एक पत्थर के दो टुकड़े करके एक टुकड़ा किसके पास, अपने तिब्बती मित्र के पास रखा जाता था, और एक जो है भूटिया जो व्यापारी था उसके पास रखा जाता था। जो क्या होता था कि एक जो व्यापार जो है समझौते का प्रतीक माना जाता था। लेकिन साथियों, जो सन 1962 ईस्वी में क्या हुआ, तिब्बत पर चीन ने क्या कर लिया, अपना आधिपत्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। और जिसके कारण क्या हो गया है, वर्तमान तक क्या हो गया है, जो ये भूटियाओं और तिब्बती व्यापारियों का, जो तिब्बती हूण व्यापारी थे, इनके बीच में क्या था, एक व्यापारिक जो संबंध था वो अब लगभग पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। और इस ख़त्म होने के साथ ही क्या हो गया है कि जो भूटिया व्यापारी थे उनका जो है बहुत ही आर्थिक जो क्या था, जीवन था, वो बहुत अधिक आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो जो भूटिया जनजाति है, ये जनजातियाँ भारत देश में क्या है, हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जब से इनको जनजातियों का दर्जा मिला, तो अब ये क्या है, भारत की जो मुख्य धारा से मिलकर काम करने लगे हैं। तो अभी भूटिया जनजाति के बहुत सारे लोग क्या हैं, हमारे राज्य के, हमारे देश के बहुत ही उच्च उच्च पदों पे हैं। तो अब ये जो है, इन अपने परंपरागत चीज़ों को छोड़ के एक मुख्य धारा की ओर बढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे केंद्रीय और राज्य जो क्या है, सेवाओं में क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में ये अग्रसर है। तो साथियों, जो हमारी जनजाति थी, जनजाति पहली जनजाति भूटिया जनजाति
इसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास किया। तो आप इसके अंतर्गत आने वाली इन चीज़ों को ध्यान से देखें और अपने आगे जो पढ़ाई है, जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको उससे जो मदद मिले तो आप उसको लीजिए और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर जो जो मुख्य चीज़ें हैं उसको आप नोट डाउन करें। और अन्य कोई आपकी क्वेरी हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत